हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बायोलॉजी का क्लास नोट्स का जो है मेरा रिवीजन उसको करवा रहे हैं। मैं अपना पहला चैप्टर जो कि स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट करा दिया था। आज उसी का जो कि सेकेंड चैप्टर जो कि डाइजेशन सिस्टम है, आज उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। इसका भी वीडियो हमारा वो शायद उसका 2-3 पार्ट में वीडियो है, तो इसका भी शायद हमें लग रहा है 2 पार्ट में वीडियो होगा। 2 पार्ट में वीडियो होगा। दो पूरे 6-7 घंटे का क्लास हम लोग दो वीडियो में ही पूरे पूरे डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। आइए अपना रिवीजन करते हैं। देखिए, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? भोजन में बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है ना, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहलाते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं, तो भोजन जब खाते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जाके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। छोटे छोटे अणुओं में और के पाचन हो जाते हैं। तो वही जो छोटे छोटे अणुओं में जो तोड़ने की क्रिया होती है वही क्या है? पाचन कहलाती है। और हमारे शरीर में क्या होती है? पाचन रस और एंजाइम बनते हैं शरीर में। तो हमें यहाँ से यहाँ पे क्या हो? डाइजेशन कंप्लीट, डाइजेशन पाचन पाचन पाचन। तो यहाँ से पाचन के बारे में कोई पूछेगा, वैसे तो परिभाषा नहीं आता कि पाचन क्या होता है एग्जाम में, वो तो बस इस तरह से। तो हमें याद रहना चाहिए कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है ना, वो क्या होती है? पाचन कहलाती है। हमारे शरीर में पाचक रस बनते हैं और एंजाइम बनते हैं। और इसी तरह पाचक के ना चरण भी होंगे, जैसे कि पाचन के ना 5 चरण होते हैं। पाचन के 5 चरण होते हैं। पाचन के 5 चरण होते हैं। तो आइए समझते हैं कि पाचन के 5 चरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है, इसी तरह समझाते हैं, जब समझ में नहीं आएगा तो अच्छे से बता देंगे। पहला होता है इंजेशन, अंतःग्रहण। देखिए होता है ना इंजेशन, इसको बोलते हैं अंतःग्रहण। देखो गाइस, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, आराम से रिवीजन करेंगे, क्योंकि घबराने भागने की कोई नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़कर हम आप लोग को बस ऐसे बता दें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चा नोट्स कंप्लीट किया होगा वो सोचता होगा कि अरे अच्छा भैया अच्छा कर रहे हैं, ऐसे कहा नहीं जल्दी जल्दी पढ़ के रिवीजन करा दें हो जाए। तो भाई ऐसे नहीं, कुछ तो हम समझाएंगे तो कुछ तो तुमको समझ में आएगा। हाँ, तो आपने दे दिया एग्जाम में कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दे देगा। पाचन हो जाएगा, उत्सर्जन और सांगीकरण हो जाएगा, और शोषण हो जाता है। क्या हो तुम पढ़े हो पाचन, तो पाचन मार दोगे। देखो अंतःकरण, अंतःकरण क्या होता है ना? भोजन, जैसे कि हम भोजन को जैसे कि ले लिए थाली में, तो उसके बाद उसको उसे करके मुंह में डालेंगे, उठाएंगे मुंह में डालेंगे, तो मुंह में डाल के जब खाएंगे तो वो अंदर जाएगा ना। तो ये क्या होते हैं? अंतःकरण इसी को बोलते हैं। मतलब कि भोजन को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? अंतःकरण कहलाता है। तो इंजेशन, अंतःग्रहण समझ में आ गया आप लोग को? अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना है। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। यहाँ पे समझ में आएगा तो रुको थोड़ा देखो। भोजन को ग्रहण करना अंतःकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा डाइजेशन, पाचन। तो पाचन को सभी जानते हैं कि पाचन क्या होता है? बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब मुख में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। देखो ये प्रश्न बार बार पूछता है, ये प्रश्न जो होता है ना, ये बार बार पूछता है। बार बार क्या पूछता है कि ये वाला देखो, ये प्रश्न बाद में पूछ देगा। ये जैसे कि हम क्वेश्चन दे दिए कि पाचन, यहाँ पे मान लीजिए पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो हम दे दिए यहाँ पे, पहला दे दिए पेट, दूसरा का दे दिए छोटी आंत, फिर तीसरा का दे दिए पेट, छोटी आंत, और तीसरा का दे दिए लीवर, फिर पांचवा दे दिए मुख। तो हम क्या मारेंगे? जैसे पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया हमारी शुरू होती है कहाँ से? पाचन की क्रिया हमारी शुरू होती है कहाँ से? मुख से। तो ये हमेशा हम ही खुद जब पढ़ रहे थे तो मैडम जी बोले थे कि पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। हमारे साला पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, वो तो पेट में जाएगा, उसके बाद छोटी आंत में उसका पूर्ण पाचन होता है। तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में न होती होगी, लेकिन नहीं, पाचन की क्रिया जो होती है, आज जब हम प्रैक्टिसेड भी मार रहे थे तो उसमें आया था, तो हम तुरंत मारते हैं मुख, तुरंत आ गया। तो यही होता है। तो
पाचन, पाचन क्या होता है? पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख से, पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख से, यहाँ तक की याद रखना। उसके बाद देखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अवशोषण क्या होता है? जैसे आत, आत जो है मेरी आत होती है ना, आतु, आतु के द्वारा पोषक पदार्थ का अवशोषण, जैसे कि जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जितने भी पोषक पदार्थ है ना, उनका अवशोषण। जैसे कि कोई हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं, वो कोई चीज़ खा रहे हैं उसको, जैसे कि बिस्कुट खाते हैं हम लोग, बिस्कुट खाते हैं चाय में घोल कर, तो क्या होता है? उसको सोख लेता है, सोख लेता है तो तुरंत उसका क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। तो उसी तरह हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई तेल और चीज़ ज़्यादा खा लिए, कुछ हो गया, तो वही पोषक पदार्थ हो गया, तो उसी के द्वारा हमारे आंत जो होती है ना, वही वही क्या करती है? उसको पोषक पदार्थ जो सब होती है, उसी का क्या करती है? वो अवशोषण करती है। जिसे कि आइए आप लोग को वीडियो मतलब कि एक फोटो के द्वारा समझाते हैं। देखिए, देखिए ये वाला गाइड, देखिए हो गया ना, लाइट से चमक रहा है। देखिए इस तरह, इस छोड़ी कोने में क्या बात है उससे नहीं मतलब। देखिए ये है, इधर देखिए हमारी यात्रा आती है यहाँ पे, फिर ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत होके ना फिर यहाँ पे अगुली नुमा संरचना होती है, अगली नुमा संरचना होती है। तो यहीं पे जो पोषक पदार्थ होते ना है, जो पोषक पदार्थ होते थे यहीं से क्या होते हैं? यहीं से वो पाचन होते हैं, यहाँ से अब्जॉर्प्शन होते हैं, अब्जॉर्प्शन होते हैं, अवशोषित होते हैं, तो अवशोषित होकर वो क्या होते हैं? रक्त में पहुँचते हैं। तो रक्त क्या करता है? उसको हमारे अंगों की सब मतलब अंगों की कोशिका की ओर क्या करता है? उसको पहुंचाता है। छोटी आंत जो होती है ना, इसमें क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो ये भी पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन क्या होता है? छोटी आंत होती है। यहाँ पे जो अंगुलीनुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं, रसाकुंचन। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि जो कि छोटी आंत में जो कि पोषक तत्व को पदार्थ, जो पोषक पदार्थ हैं उसको अवशोषित करती हैं, जो अंगुलीनुमा संरचना होती है उसकी क्या नाम है? तो क्या है? विली, अंगुलीनुमा संरचना। देखिए मैं मैम के द्वारा पढ़ता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ समझाने वाली थी उसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेता हूँ आप लोग को बताने के लिए। आइए इसको अगर इतना मतलब अच्छे से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आइए नोट्स को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे तो ये आ रही है नली, ठीक है, ये आ रही है यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से हमारी क्या आती है? यहाँ पे ऐसे ऐसे आती है ना छोटी, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आती है छोटी आंत, ठीक है, यहाँ पे छोटी आंत आती है। तो यहीं पे जो छोटी आंत आती है ना, तो यहीं पे क्या होता है? यहीं पे ऐसे करके अंगुलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है? पोषक पदार्थ, जो कि पोषक पदार्थ है ना, पोषक पदार्थ को अवशोषित करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। जो एब्जॉर्प्शन है ना, यही अब्जॉर्प्शन से पोषक पदार्थ को अवशोषित करती है। तो ये जो मेरे आंत है ना, छोटी आंत है, तो यहाँ पे जो पोषक पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंगुलीनुमा संरचना। क्या बोलते हैं? अंगुली अंगुली नुमा अंगुलीनुमा संरचना, ठीक है, अंगुलीनुमा संरचना बोलते हैं इसी को, अंगुलीनुमा संरचना, या इसी को क्या बोलते हैं? वीली बोलते हैं। तो कभी वीली का क्या आ जाएगा? वीली क्या है? तो अंगुलीनुमा संरचना है, ठीक है। तो यही जो पोषक पदार्थ का अवशोषण करती है यहाँ पे जो आंतों के द्वारा, तो यहाँ से जो पोषक पदार्थ का अवशोषित करके यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, यहाँ से अवशोषित करके ब्लड में भेजती है, खून में भेजेगी। यहाँ से पोषक पदार्थ को हम लोग को खून में भेजेगी, तो खून क्या करता है? खून उसको हमारे अंगों तक पहुँचाता है। जैसे कि जो प्रोटीन हो गया, वहाँ से पोषक पदार्थ निकला, कार्बोहाइड्रेट जो भी निकला, तो अंगों की कोशिका तक क्या करता है? पहुँचाता है। बस इसका यही काम है। और उसके बाद देखो छोटी आंत, ये जो छोटी आंत होती है ना, छोटी छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ से फिर इस तरफ बड़ी आंत रहती है, ऐसे बनी रहती है, यहाँ से फिर ये गुद्दा से निकल जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत में ही पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो इसको भी लिख लो, छोटी आंत, यहाँ पे नोट्स बना के, छोटी आंत,
छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, ये मेरा इम्पोर्टेंट चीज है। तो छोटी आंत में क्या होता है? हमारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से भोजन आता है, यहाँ पे पोषक पदार्थ जो कि अब्जॉर्प्शन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषित करता है। तो अवशोषित करता है वही समझा रहे थे यहाँ पे। देखो एब्जॉर्प्शन करता ना, अवशोषित करता है, अवशोषण करता है आंतों द्वारा पोषक पदार्थों का, जो कि जो आंतों द्वारा अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको विली बोलते हैं, फिर वहाँ से आंतों द्वारा पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है, फिर वो क्या होता है? खून तक पहुँचाता है, और फिर खून तक पहुँचाता तो खून क्या होता है? उसको हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाता है। यहाँ से हो गया वो अवशोषण, अवशोषण कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब देखो एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के भी क्या होता है? तो ये देखो आंतों द्वारा पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। यहाँ पे क्या होता है? पोषक पदार्थों का खून में मिलना, जो कि जो पोषक पदार्थ होते हैं वही जो यहाँ से जो पोषक पदार्थ निकलते हैं वही जो खून में मिल जाते हैं, तो खून में मिलना ही क्या कहता है? स्वांगीकरण कहलाता है। तो स्वांगीकरण ही में हो गया। यहाँ से देखो आंतों द्वारा निकलते हैं तो होता है एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद इसी को खून में जो मिल जाते हैं, जो खून में मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन कहलाते हैं। खून में मिलने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? एसिमिलेशन। तो खून में मिलने की क्रिया कहलाते हैं एसिमिलेशन कहलाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्वांगीकरण। ये खून में मिलकर फिर कहते हैं हमारे शरीर के कोशिकाओं में भेज देते हैं। तो हो गया। फिर डिफिकेशन, इसको डिफिकेशन बोलते हैं या एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो डिफिकेशन उत्सर्जन बोलते हैं या एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि उत्सर्जन सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारा चीज़, जो कि हमारा भोजन जाता है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, वहाँ से जो वेस्ट पदार्थ होता है उसी को बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वही उत्सर्जन कहलाता है। बस जो कि हमारे मल द्वारा बाहर पदार्थ निकलते हैं और उसी को क्या, जो गंदे गंदे पदार्थ निकलते हैं और उसके बाद वही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण करें उत्सर्जन कहलाता है। बस सभी को मालूम है कि जो भोजन खाते हैं, भोजन जो पाचन हो जाता है, पाचन जो हमारे छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, जो चीज़ पूर्ण नहीं होता है, वेस्ट पदार्थ रहता है, तो हमको बाहर निकालते हैं, तो वही बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन को देखिए, उत्सर्जन को कुछ मत याद रखेंगे, बस ये याद रखिएगा उसको एक्सक्रेशन भी बोलते हैं और डिफिकेशन भी बोलते हैं। तो डिफिकेशन का क्या आएगा? तब भी उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन का के भी आएगा तब भी उत्सर्जन है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। बस ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आ गया आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? एक एलिमेंट्री कैनेल। थोड़ा एक पाचन के बारे में थोड़ा आप लोग को एक फोटो दिखा देते हैं, पूरा कैसे कैसे होता है। देखिए ये है ना, देखिए यहाँ तक लाइट आ रही है ना, लाइट जला के, हाँ देखिए यहाँ तक ये वाला सही। देखिए ये सही है। देखिए ये क्या है? माउथ है, माउथ है तो यहाँ से क्या आती है? सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड आती है। उसके बाद देखिए माउथ है हमारा, फिर माउथ से फिर होके फिर ये आती है ना, ऐसे आती है, इसको ट्रेकिया भी बोलते हैं, सांस नली भी बोलते हैं। तो ये ऐसे होके आती है, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से होके उसके बाद स्टोमक है और ये लीवर है, स्टोमक है और लीवर है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो पीले रंग का पदार्थ है ना, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो बताएंगे कि जब आहार नाल पढ़ाएंगे तो कौन सा भाग नहीं है, बताएंगे कि जो आहार नाल का कौन सा भाग नहीं है और जो कि पाचन का कार्य करता है लेकिन वो आहार नाल का भाग नहीं है। तो ये क्या कहता है? पैनक्रियाज होते हैं, ये होता है, एक लीवर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से आता है, फिर उसके बाद ये नीचे आता है, फिर देखो छोटी आंत है,
छोटी आंत है ना, छोटी आंत में ही भोजन आके हमारा इसी में पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत में हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर यहीं से वेस्ट पदार्थ जो रहता है यहीं से निकल के फिर आता है, फिर यहीं से मल के द्वारा, जिसको एनस बोलते हैं, इसी के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे जो हमारा मल जहाँ पे उपस्थित रहता है ना, उसे रेक्टम बोलते हैं। यहाँ पे देखो अपेंडिक्स है, यहाँ पे देखो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो ये बड़ी आंत है, ये देखो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद इस गाल ब्लेडर है। तो उसको छोड़, बस हमें याद रखना कि छोटी आंत हो गई, ये पूरा ये बड़ी आंत हो गई। छोटी आंत में पहले भोजन, पहले ये भी पूछेगा पहले भोजन किस आंत में आता है, बड़ी आंत की छोटी आंत पहले आता है छोटी आंत में। फिर छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो फिर बड़ी आंत से वेस्ट पदार्थ को होके फिर बाहर निकलता है। जहाँ पे हमारा वेस्ट पदार्थ जहाँ पे इकट्ठा होता है ना, उसे रेक्टम बोलते हैं। अब बाहर निकलने की क्रिया जो होती है उसे एनस गुदा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। बस ये चीज़ पूरा याद रखना। और ये हमारा स्टोमक पेट हो गया, ये हमारा लीवर हो गया, और उसके बाद ये पैनक्रियाज हो गया। बस यही चीज़ बता रहे थे आप लोग को, अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए आहार नाल, आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल, आहार नाल जिसकी लंबाई क्या होती है 8 से 10 मीटर। तो इसको हम लोग याद रखना आप लोग कि आहार नाल में कुछ याद रखना चाहिए मत, लेकिन आहार नाल एलिमेंट्री सेल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है 8 से 10 मीटर की लंबाई याद रखना। ये अभी देखो आहार नाल है 8 से 10 मीटर होती है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारे मुख से। हमारे मुख से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ख़त्म कहाँ होती है, गुदा तक। सही बात है। जब आहार नाल आ रही है ऐसे ऐसे मुख से होके, तो यहाँ से स्टार्ट होती है मुख से, फिर ऐसे हो गए, फिर छोटी आंत से, फिर ऐसे हो गए, फिर गुदा के द्वारा वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारा गुदा एनस तक। एनस बताया था ना कहाँ पे होता है, एनस गुदा कहाँ पे होता है, गुदा होता है देखो यहीं पे बताया था ना, देखो यहाँ पे। तो ये आहार नाल आ रही है ऐसे ऐसे होके, फिर ऐसे जाके फिर यहाँ पे निकल जाती है। तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखो पूछता है, ये पूछता है जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछता है ना, कौन सा है जो कि आहार नाल का भाग नहीं है। कौन सा ऐसा चीज़ है मतलब कि जो आहार नाल का भाग नहीं था। इसमें जो लीवर और पैनक्रियाज है ना, आर नॉट पार्ट ऑफ द आहार नाल एलिमेंट्री कैनल। तो ये आहार नाल का भाग नहीं, तो ये पूछ देगा एग्जाम में, दे देगा कि कौन सा हो जो आहार नाल का भाग नहीं है। तो हमें याद रखना लीवर और पैनक्रियाज आहार नाल का भाग नहीं है। अब आइए इसको भी थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं। देखिए, आइए देखिए इससे समझाते हैं आप लोग को। देखिए ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारी स्टोमक हो गया, ये हमारा पैनक्रियाज हो गया। देखो ये आ रही है, ये हमारी आहार नाल आ रही है, जो कि कहाँ से, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मुख से। और देखो ख़त्म कहाँ हो रही है, गुदा में, गुदा में ख़त्म हो रही है। तो आ कहाँ से रही है, मुख से, मुख से आ रही है। ऐसे ऐसे मुख से आते हुए फिर छोटी आंत में होकर फिर ऐसे बड़ी आंत से होकर देखो गुदा तक खत्म होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, आहार नाल मुख में, खत्म कहाँ होती है, गुदा में। इतना हमको कंफर्म हो गया। इसकी लंबाई कितनी होती है 8 से 10 मीटर। ये भी मतलब कंफर्म हो गया कि इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है। अब पूछेगा इसका भाग, देखो ये हमारा पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, ये भी पाचन का कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, करते हैं ये भी पाचन का कार्य, लेकिन इसका भाग नहीं होते। देखो यहाँ पे देखो पैनक्रियाज यहाँ पे है, लीवर यहाँ पे है, इससे कोई मतलब इसके अंदर है। तो ये क्या होता है, यही पूछता है कि आहार नाल का भाग कौन कौन सा नहीं होता है। तो लीवर और पैनक्रियाज जो होता है आहार नाल का भाग नहीं होता है। तो बस सीधा याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना। उसके बाद फिर भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, इसकी याद रखना। फिर एक प्रश्न याद रखना कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। बस ये चीज़ अच्छे से याद रखना आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और अच्छे से वीडियो। यहाँ से आता है लीवर एंड पैनक्रिया इज नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी आंत से होकर फिर बड़ी आंत से होकर फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार और वीडियो पे स्क्रीनशॉट लेना ले लो, समझना है बस। अब इसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तहाँ तहाँ हम लेंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, आहार नाल भी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद लंबाई भी 8 से 10 मीटर कंप्लीट हो गया। फिर हमारे मुख से स्टार्ट होती है, ख़त्म कहाँ होती है, गुदा में खत्म होती है, लीवर पैनक्रियाज नॉट पार्ट ऑफ आहार नाल हो गया। अब माउथ, मुँह, मुख में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो टीथ होता है, टंग होता है, उसके बाद सलाइवा होता है। टीथ दांत के बारे में पढ़ेंगे, जीभ होता है, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा लार होता है, लार के पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टीथ। देखो टीथ,
क्या करेंगे, मुख दें। हाँ, अब देखो एक प्रश्न और पूछेगा, देखो यहाँ पे लिखा मुख में सर्वप्रथम पचने वाला पदार्थ कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी हम लोग का क्या है कि प्रश्न क्या है कि बहुत मस्त है, ये भी प्रश्न हम लोग का क्या है कि बहुत मस्त है। अभी पूछेगा मुख में सर्वप्रथम पचने वाला पदार्थ कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट। हम लोग को मालूम रहेगा ग्लूकोज, जैसे कि सलाइवा लार होता है तो लार ही पचता होगा, ग्लूकोज भी पचता का होता है, ऐसा समझते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात तो नहीं है, सीधे याद रखें मुख में सर्वप्रथम पचने वाला पदार्थ कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी हम प्रश्न कराएंगे तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, फिर देखो आप आइए पढ़ते हैं टीथ, दांत के बारे में। नोट्स का सहारा लेते हुए समझाते हुए अच्छे से चलेंगे। क्या पढ़ेंगे, टीथ, दांत, ठीक है। अब देखो टीथ दांत पढ़ेंगे। देखो हम पहले अच्छे से समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम नोट से पढ़ा देंगे। तो क्या होता है टीथ, पहले हम इसका पढ़ेंगे स्टडी। स्टडी भाई पढ़ते हैं ना, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। बस हम ज़्यादा चीज़ देखो इस पे अब क्या पूरे नोट्स है, जो पूरा नोट्स इस पे लिख के समझाएंगे नहीं, हम मेन चीज़ लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। देखिए तो हमारा टीथ, ये तुमको मालूम है कि नहीं, दांत के बारे में ये मतलब कि हेडिंग एक हो गई फेमस। तो हमारा दांत हो गया, दांत के बारे में हम दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। इसको याद रखना है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लिखो उतना मतलब कि समझो कि कम है। तो क्या हो, दांत के अध्ययन को क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहलाता है। आप देखिए दांत के प्रकार होते हैं, दांत के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। एक होता है टेम्पररी टीथ, एक होता है परमानेंट। टेम्पररी मतलब लोग ही जानते हैं, टेम्पररी कोई चीज़ टेम्पररी है, पता नहीं कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। टेम्पररी है मतलब अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि उसके बाद फिर अस्थाई चीज़, अस्थाई दांत। आजकल दुनिया में टेम्पररी चीज़ बहुत चीज़ जानते हो ना। और उसके बाद अस्थाई। तो आइए अब इसको हम नोट्स के द्वारा रिवीजन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, दांत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। हमारा पता नहीं क्या हो जाता है, इधर से खराब हो जाता है, कभी उधर से खराब हो जाता है। भाई किसी तरह हो जाए, चाहे टेढ़ा हो चाहे कुछ हो जाए भाई, लेकिन अच्छा से दिखाई दे, क्योंकि जिससे हम पढ़ा सकें। देखो तो ये क्या होता है, टीथ होता है। तो हमारा टीथ के अध्ययन को क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब देखो दांत कितने प्रकार, दो होते हैं, एक होता है टेम्पररी टीथ, अस्थाई टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ, अस्थाई टीथ। देखो इसमें से क्या होते हैं, जैसे कि किसी किसी का मित्र होते हैं टेम्पररी होते हैं, किसी किसी का परमानेंट होते हैं। जो टेम्पररी होता है उसका कोई गारंटी नहीं आएगा, कभी साथ देगा कभी नहीं देगा, कोई गारंटी ही नहीं कि कब देगा। जो अस्थाई रहता है, जो परमानेंट मित्र रहता है अपना, वो हमेशा किसी भी हाल में अपने साथ रहता है। तो यही समझो कि एक परमानेंट हो गया और एक क्या हो गया, एक टेम्पररी हो गया, एक परमानेंट तीत हो गया, ठीक है। अब देखो टेम्पररी तीत होते हैं तो जीवन में 2 बार उगते हैं, इसी को क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। अब परमानेंट तीत होते हैं अस्थाई दांत, ये क्या होते हैं, जीवन में एक बार ही उगते हैं। और वो किसकी संख्या, दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब परमानेंट की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये भी पूछता है। अस्थाई दांत जीवन में कितने बार उगते हैं, 2 बार उगते हैं। अस्थाई दांतों की अस्थाई अस्थाई बोले अस्थाई दांत जीवन में कितने बार उगते हैं, 2 बार उगते हैं। अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। उसके बाद फिर अस्थाई दांत जीवन में एक बार उगते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो टेम्पररी टीथ जीवन में 2 बार उगते हैं, संख्या 20 होती है। इसी को क्या कहते हैं, दूध का दांत। तो दूध का दांत कौन है, देखो टेम्पररी होता है ना, तभी दूध का दांत बोलते हैं। 20 होता है, आता है, टूट जाता है, फिर उसके बाद फिर नया दांत आता है। तो यही दूध के दांत बोलते हैं इसी को। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और परमानेंट टीथ,
अस्थाई तीत कितने होते हैं? 12 होते हैं। परमानेंट तीत, वन टाइम ग्रोइंग तीत, एक बार उगते हैं, जिसकी संख्या क्या होती है? 12 होती है। तो याद रखना कि परमानेंट तीत होते हैं जो कि जीवन में एक बार उगते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से तीत होते हैं। देखो कार्य के आधार पे, तो फिर उसके बाद तीत कार्य के आधार पर या सेब के आधार पर, सेब के आधार पे तीत कौन कौन से होते हैं? कार्य के आधार पे या सेब के आधार पे तीत कौन कौन से होते हैं? आइए दांत के बारे में जानते हैं। कार्य के आधार पे देखो तीत हमारे कितना होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। हमारे दांत तीत, दांत कितने? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इंसीजर, इंसीजर, उसके बाद कैनिन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। देखो हो गया ना, देखो इंसीजर और उसके बाद कैनिन, कैनिन उसके बाद फिर का प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। उसके बाद देखो इसको इंसीजर को कृंतक बोलते हैं, रत्नक बोलते हैं, छेदक। देखो इसको क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं, कृंतक, ठीक है। इसको बोलते हैं रत्नक, रत्नक भी बोलते हैं इसी को छेदक भी बोलते हैं, छेदक। इसके बाद इसको बोलते हैं अग्र चढ़वक, अग्र चढ़वक। इसके बाद बोलते हैं मोलर को चरणवक, अग्र चढ़वक या चढ़वक, ठीक है। तो हमारे दांत के कितने प्रकार? हमारे दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है? इंसीजर होता है, फिर कैनिन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। तो कभी कभी देखो एकदम आसान प्रश्न ये पूछ देता है कि दांत दांत में दे देगा 3 गो, 4 गो में 3 गो का नाम दे देगा, 1 गो नहीं देगा, पूछेगा कौन सा दांत नहीं है। तो हमें याद रखना चाहिए कृंतक होता है जिसे इंसीजर बोलते हैं, कैनिन होता है जिसे रत्नक बोलते हैं, छेदक इसी को छेदक भी बोलते हैं, प्रीमोलर होता है जिसे अग्र चढ़वक बोलते हैं, मोलर होता है चढ़वक बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी तो हमें याद रखना, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 दांत होते हैं। अब उसके बाद आइए इसके आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया दांत, यहाँ पे देखो इंसीजर, इंसीजर हो गया, इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8 होती है। फिर कैनिन, रत्नक, रत्नक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद फिर मोलर, मोलर की संख्या होती है सब 12 होती है। और सबसे ज़्यादा हमारे दांत की कोई किसी की संख्या तो मोलर है। हमारे दांत में अब दे देगा कि हमारे दांत में, हमारे मुंह में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? तो किसकी है? मोलर की है। अब आइए नीचे से पढ़ते हैं कौन कैसे क्या होता है। यहाँ पहले हम पढ़ेंगे क्या? कैनिन। पहले पढ़ेंगे इंसीजर, कैनिन नहीं पढ़ेंगे, इंसीजर पढ़ेंगे। कृंतक, कृंतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कृंतक को दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो पहले हम दिखा लेते हैं आप लोग को कौन कौन से दांत होते हैं। 8 गो, 3, 4 गो, 12 गो। उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। देखो ये है ना, ये देखो ये है, ये हम लोग का है। यहाँ पे देखो इंसीजर हो गया, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद फिर कैनिन हो गया, इंसीजर हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया? कैनिन हो गया। उसके बाद कैनिन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखो कैनिन ये होता है 4 होती है, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहाँ पे कैनिन है ना, 4 होती है, 2 एक इधर, एक इधर, 4 होती है। उसके बाद फिर प्री मोलर, प्री मोलर कितना होता है? 8 होता है। प्री देखो प्री मोलर जो होता है ना, अग्र चढ़वक, अग्र चढ़वक में बच्चों में ये नहीं पाया जाता है, ये एडल्टों में पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है। तो वयस्कों में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो प्री मोलर, प्री मोलर देखो 8 होती है, 2 2 2 2। और उसके बाद फिर मोलर, मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 3 3 3 3, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर। समझ में आ गया तुरंत? बस यही था, अच्छे से देख लो। 4 4 8, ये कैनिन, कैनिन की कितनी होती है? 4 होती है, 1 2 3 4 होती है। फिर उसका प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या क्या होती है? 8। अग्र चौड़क की संख्या 8 होती है, जो बच्चों में नहीं होती, वयस्कों में होती है। 2 2 2 2 हो गया। फिर मोलर, मोलर
अगर चढ़वक, चढ़वक की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब 12 में कौन कौन सी होती है? 3 3 3 3। ये हमारा समझ में आ गया पूरा। तो ये देख लीजिए फिगर, यहीं से समझ में आ गया हमारा। तो यही हम भी इसी को हम भी बताए थे ऐसे। यहाँ पे 4 इधर होता है, 4 इधर होता है, प्रीमोलर और प्रीमोलर अगर चढ़वक भी होता है। तो यहाँ पे प्रीमोलर, यहाँ पे देखो एक लिखे हुए कि चाइल्ड में कितना होता है? 0 होता है अग्र चढ़वक। अब बच्चों में कितना होता है? 8 होता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से ही पूछेगा कि वह कौन सा दांत है, ऑप्शन दे देगा कौन सा दांत है जिसमें बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो तुरंत देगा हमारा इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, कृंतक, रदनक, अग्र चढ़वक, चढ़वक। तो हमें याद रहेगा कि भाई अग्र चढ़वक है जिसमें बच्चों में नहीं पाया जाता, हम तुरंत मार देंगे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसीजर, कैनिन। कैनिन की संख्या हमें मालूम है कितनी होती है? 8 होती है। 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 उधर, 8 होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्माइलिंग टीथ, मुस्कुराने वाले दांत। देखो जब बच्चे जो कि मुस्कुराते हैं ना, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे। तो जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले दांत यही वाला निकलता है, सबसे पहले दांत यही होता है, सामने वाला दांत। इसी को बोलते हैं मुस्कुराने, स्माइलिंग दांत इसी को बोलते हैं। इसी से बच्चे क्या करते हैं? काट लेते हैं। बाइटिंग दांत इसी को बोलते हैं। आइए देखते हैं। देखो इंसीजर दांत, इंसीजर जो होता है, इंसीजर मतलब क्या होता है? कृंतक। स्माइलिंग दांत, इसी को क्या बोलते हैं? मुस्कुराने वाला दांत भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों में सबसे पहले निकलने वाला दांत, नहीं बच्चे जैसे कि देखो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, उनके आगे का एक दांत, 2 दांत दिखाई देगा। जिस आगे का 1 2 दांत निकल, जब हम लोग इसे अंगुली डालते हैं तो तुरंत काट लेते हैं उसी से। तो वो पहले 1 2 दांत आगे का दिखाई देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले निकलने वाला दांत क्या है? इंसीजर है। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना, पूछ लेगा। उसका देखो भोजन को काटने का कार्य, यहाँ पे जितने भी दांत के बारे में पढ़ा ना, सभी समझो कि सभी इंपॉर्टेंट है। देखो भोजन को काटने का कार्य कौन करता है? इंसीजर करता है। इससे सामने है, जैसे कि कोई हम लोग सेव ले लिए, सेव लेते हैं तो क्या करते हैं? आप इधर से काटते नहीं, सामने से इसे पकड़ कच दे काट लेते हैं। तो यही क्या करता है? इंसीजर। तो भोजन को पहले काटने का कार्य कौन करता है? इंसीजर ही करता है। अब देखो हाथी के बाएं दांत के उदाहरण दीजिए। हाथी के बाएं दांत, हाथी के बहरी दांत पर इसे दो, इसे देखो ऐसे निकल आ रहा है। अरे तो अब जो अंदर वाला दांत होता है ना, उसे प्राथमिक कृंतक कहते हैं। कृंतक मतलब प्राथमिक कृंतक होते हैं। जो बाहरी दांत होते हैं जिसका कोई कार्य नहीं होता, दिखाने के लिए होते हैं, ऐसे बाहरी दांत द्वितीयक उदाहरण है। तो पूछेगा कि हाथी के बाहरी, नहीं दे दो, बा दांत का द्वितीय कृंतक का उदाहरण किसका है? तो हाथी का दांत। तुरंत ऑप्शन में तुरंत मारेंगे हम लोग। अब यहाँ से इसको क्या कहते हैं? सामने वाला तीत भी कहते हैं, फ्रंट तीत भी बोलते हैं। अब हम देखो इंसीजर के बारे में हमें कंप्लीट हो गया, इंसीजर के बारे में कंप्लीट हुआ। अभी इंसीजर के बारे में एक बार आंख बंद करके पूरे रिवीजन कर लेते हैं। इंसीजर जिसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, इसको हम बोलते हैं स्माइलिंग टीथ होता है, मुस्कुराने वाला दांत बोलते हैं। फिर बच्चों में सबसे पहले उगने वाला दांत यही होता है। और उसके बाद फिर भोजन को क्या करता है? यही काटने का कार्य यही करता है। फिर हाथी में बाएं दांत का उदाहरण क्या होता है? द्वितीय दांत का उदाहरण भी यही होता है। बस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सामने वाला तीत, फ्रंट तीत बोलते हैं। भाई गर्मी हो रही है, देख रहे हो। और उसके बाद ना इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट तीत, सामने वाला तीत बोलते हैं। मेरी आवाज़ जो है कि माइक नहीं लगाया ना, इसी तरह बोलते हैं तो फैन जो जब चलता है तो आवाज़ करता है, तो इसे साफ आवाज़ नहीं देता है। इसलिए अगर मेरा वीडियो अगर कोई देख रहे हैं तो वो ईयरफोन लगा के ही देखें, क्योंकि अभी दिक्कत है, कुछ समय बाद माइक ले लेंगे। अभी मतलब कि इसीलिए फ़ैन बंद किए हैं, एकदम शांत माहौल है, इसीलिए इसको मतलब कि अच्छे से हम रिविज़न कर रहे हैं। उसके बाद देखो कैनिन आ गया। कैनिन आ गया, क्या बोलते हैं? रदनक। कैनिन आ गया, रदनक छेदक बोलते हैं। कैनिन की संख्या बता दें कितने होते हैं? 4 होता है। तो इसको भी याद रखना कि मतलब संख्या भी पूछ देता है कभी कभी। तो रदनक छेदक संख्या, एक क्या होता है? शाकाहारी जीवों में नहीं पाया जाता है। और जब देखो कैनिन जब शाकाहारी जीवों में नहीं पाया जाता तो मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। अच्छा मांसाहारी जीवों में क्यों पाए जाते हैं? कुछ तो रीजन होगा ना, कि जब शाकाहारी जीवों में नहीं पाए जा रहे हैं, मांसाहारी जीवों में पाए जाते, क्यों पाए जाते होंगे? इसका मतलब भाई कि मांस को चीरने फाड़ने वाला काम, यही काम करते हैं ये। तो इसका काम क्या हो गया? शाकाहारी जीवों में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होता है? मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, जैसे कि शेर और में हो गया,
चीता उता में हुआ, शेर देखो जाता है ऐसे झपटा मारता है, झपटा मार के इसे फाड़ देता है गर्दन पकड़ के, तो इसी को क्या कहते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करता है, टीयरिंग ऑफ फूड। तो भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, काइनिन। तो देखो इंसीजर, इंसीजर मतलब होता है कैंची, मतलब कि क्या होता है, तो इंसीजर मतलब कैंची, तो इंसीजर दांत, तो कैंची क्या करती है, काटने का काम करती है, तो इंसीजर जो दांत होता है वो काटने का कार्य करता है। और उससे कैनिन, कैनिन होता है, और जब यहाँ पे कैनिन हो गया तो ये शाकाहारी, या शाकाहारी में नहीं होते, मांसाहारी में पाए जाते हैं। हम लोग भी एक एक दो होता है, जैसे कि हम लोग भी कहीं मांस उस खाते हैं लोग, तो इसके क्या करते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं, तो वही क्या होता है, तो एक दो दांत होता है। तो कैनिन हो गया, रत्नक हो गया, तो इसका मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ से कैनिन कंप्लीट हो गया। अब देखो मानव, मानव क्या ओमनिवोरस, सर्वाहारी है, और डाग, कुत्ता, बियर से सब भी सर्वाहारी है, मतलब कि दोनों सर्वाहारी। हम लोग घास, घास भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। ये जो डाग होते हैं ना, डाग और कैट, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं, घास भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। तो इसी इसमें भी एक दो दांत होता है। अब देखो प्री मोलर, प्री मोलर क्या बोलते हैं, अग्र चढ़वक बोलते हैं। अग्र चढ़वक बताए थे, अग्र चढ़वक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। बच्चों में इसकी संख्या नहीं होती है, बच्चों में इनकी संख्या क्या होती है, बच्चों में इनकी संख्या 0 होती है, वयस्कों में इनकी संख्या 8 होती है। ये बात हमें, जो बात हम बोल रहे हैं, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, एक ही बात को बार बार इसलिए बार बार बोल रहे हैं ना कि याद हो जाए। मैं हम तो याद किए हैं, भूल भी, बायोलॉजी ऐसी चीज़ है भाई ना कि अभी हम छोड़ देंगे एक हफ्ता तो भी पूरे भूल जाएंगे, तो इसको बार बार रिवीजन करता है। एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहे हैं, अग्र चढ़वक में बच्चों में इसकी दांत की संख्या नहीं होती है, वयस्कों में दांत की संख्या 8 होती है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि हमको याद आ जाए, हमको याद आ जाए। अब देखो इसका काम क्या होता है, अग्र चढ़वक भोजन को पीसने का काम करते हैं। भोजन को पीसने का काम क्या करते हैं, अग्र चढ़वक करते हैं। भोजन को पीसने का काम करते हैं, अग्र चढ़वक करते हैं। उसके बाद फिर अग्र चढ़वक करते हैं, अग्र चढ़वक करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। और उसके बाद फिर मोलर चढ़वक कहते थे, भोजन को पीसने का काम भी यही करते हैं। देखो उसके बाद मोलर चरवाड़क भोजन को पीसना, इनका भी काम होता है क्या, भोजन को पीसना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है, एडल्टों में इनकी संख्या 12 होती है। तो बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है, तो हमारे पूछेगा कि हमारे जो 32 दांत हैं, 32 दांत हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हमारे सबसे अधिक दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो क्या होते हैं, चढ़वक, मोलर। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो सबसे अधिक कौन होते हैं, चढ़वक, मोलर, 12 संख्या होती है। बस यहाँ तक ये भी खत्म, हमारी दांत खत्म हो गया, हमें पूरा याद हो गया। इंसीजर, कैनिन, और उसके बाद प्री मोलर, मोलर। इंसीजर में कितने, 8 होते हैं, कैनिन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्री मोलर में 8 होते हैं, बच्चों में संख्या नहीं होती है। अब मोलर में कितने होते हैं, 12 होते हैं, बच्चों में 8 होते हैं। अक्ल, इन्हीं को भी बोलते हैं अक्ल दांत, इन्हीं का भाग होता है। अक्ल दांत जो होता है ना, इन्हीं का भाग होता है, अक्ल दांत इन्हीं का भाग होता है। आइए जिसे कि दिखाते हैं अक्ल दांत को। हाँ देखिए ये इसी वाला में लाइट आ रही है, थोड़ा सा नीचे कर देते ये, हाँ बस ये, हाँ देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे है विजडम टीथ, अक्ल दांत। अक्ल दांत होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो होते हैं ना, अग्र चढ़वक नहीं, चरणवक। ये तो भाई अग्र चढ़वक, चढ़वक सभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना। प्री मोलर मतलब अग्र चढ़वक, मोलर मतलब चढ़वक। तो चढ़वक वाले दांत जिसमें 12 संख्या होती है ना, पुरुषों में, वयस्कों में, तो इसी को बोलते हैं, जो कि इसी का भाग होता है। ये जो हमारे 25 से 30 की उम्र में क्या होते हैं, अक्ल दांत निकलते हैं। तो अक्ल दांत, ऐसे तो कोई अक्ल दांत होता नहीं है, बस मतलब कि हम लोग को बुद्धि 25 से 30 साल में काम करती है। इसी तरह ठोकर खा खा के जब हम लोग जानते हैं कि भाई ये सब इंस्टाग्राम चलाना, ये सब चलाना सब वेस्ट है, व्हाट्सअप चलाना, फेसबुक चलाना, हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। तो यही सब उम्र के हिसाब से होता है, जब ठोकर खाते हैं लोग तो वही अक्ल निकलती है, तो अक्ल दांत। तो क्या होता है, यहीं पे होता है अक्ल दांत, इन्हीं का भाग होता है, बस इतना याद रखना। थर्ड मोलर वाला, जिससे कि मोलर का जो तीसरा का दांत होता है उसी को कहते हैं अक्ल दांत। अब देखो इनेमल, इनेमल जो कि यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, मेरे शिफ्ट में आया था कि सबसे कठोर परत कौन सा है,
तो हम मार दिए थे इनेमल, याद था। तो मतलब इनेमल ये भी पूछता है। देखो दांत की ऊपरी परत होती है इनेमल, सभी लोग जानते हैं दांत की ऊपरी परत होती है। देखो ये दांत है, यहाँ पे तो कोई कोई फिगर होगा कि नहीं, हाँ देखो ये वाला, हाँ देखो ये दांत है ना, ये दांत है, ये दांत है। दांत की जो कि दांत की ऊपरी परत जो होती है ना, ये क्या होता है, ये वाला इनेमल कहलाती है। दांत की ऊपरी परत क्या होती है, इनेमल कहलाती है। इधर से जो ये अंदर से दिखा रहे हैं ना, ऊपर से ही देखेंगे इसे ऊपर से, तो इनेमल कहलाती है। तो दांत की ऊपरी परत इनेमल कहलाती है। आप देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ई वाला लाइन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अब किसकी बनी होती है, ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है भाई, ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, इसको याद रखना। ये क्योंकि ये टेस्ट मार रहे थे, इसमें आया था, मेरे से गलती हो गई थी। और जब हम इसको रिवीजन कर रहे थे, जब देखे तब हमको याद आया असल, ये तो हमें कैल्शियम था लेकिन फास्फेट नहीं मालूम था। कैल्शियम के बाद दिया था, मार दिए थे, लेकिन तो क्या होता है, दांत के जो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नहीं करें, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल होता है। तो ये भी दोनों चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इनेमल के बारे में बस तीन चीज़, इनेमल के बारे में तीन चीज़ याद रखना है। ये क्या होता है, दांत की ऊपरी परत होती है, ठीक है। उसके बाद इसका बना था कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। बस यही चीज़ इनेमल के बारे में याद रखनी है और कुछ नहीं। उसके बाद देखो अक्ल दांत अवशोषी अंग होते हैं। अवशोषी अंग जो होते हैं ना, अक्ल दांत कहते हैं, समय समय पर ये उगते हैं, समय समय पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है। देखो उम्र क्या होता है, कभी कभी ये पूछ देगा कि अक्ल दांत क्या है, अवशोषी अंग है, बस ये याद रखना। उसके बाद फिर पूछते उम्र क्या, अक्ल दांत निकलने की उम्र क्या होती है, तो 25 से 30 होती है। ऐसी तो इतना आसान पूछेगा नहीं, आसान नहीं है भाई, जो अक्ल दांत के बारे में नहीं जानता उससे पूछो, उसको मालूम नहीं है। तो ऐसा कि नहीं कि हम जानते हैं आसान हो गया, तो 25 से 30 साल पर निकलता है, ठीक है। इसका समय समय पर खत्म हो जाता है। अब देखो अवशोषी अंग कौन कौन से होते हैं, अवशोषी अंग कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा अक्लदात होता है, फिर आउटर ईयर होता है, अपेंडिस होता है। हमारा क्या होता है, अक्लदात, आउटर ईयर, अपेंडिस होता है। बस हमारा ये अवशोषी अंग होता है। फिर उसके बाद अब उसके बाद आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, सीमेंटम। दांतों को मसूड़े से जोड़ना क्या कहलाता है, सीमेंटम कहलाता है। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझ के इसको खत्म करते हैं। सीमेंटम, दांतों को मसूड़ों से जोड़ना, दांतों को मसूड़ों से जोड़ना क्या कहलाता है, सीमेंटम कहलाता है। अभी पूछ देगा कि दांतों को मसूड़ों से कौन जोड़ता है, उसको क्या नाम है, सीमेंटम। आप दांतों से मसूड़ों को जोड़ना मतलब जानते ना, हमारा दांत है जो मसूड़ है उसके बीच में जो जो जोड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। आप देखिए जैसे कि हमारी दांत की संख्या कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे 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 करके ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, ऐसे, फिर उसके बाद फिर ऐसे 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 दांत होता है ना हमारा। तो इसके जो दांत होता है, इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, इसके इनेमल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ई को डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। उसके बाद इसको जो सबसे नीचे बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट। तो ये इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया, रूट हो गया, हमारे दांत। ये वाला हम लोग का क्या है, दांत हो गए। ऐसे ऐसे दांत जो भी है ऐसे करके रहते हैं, ठीक है। देखो सीमेंटम दांतों को मसूड़ों से जोड़ता है दांतों को मसूड़ों से जोड़ता है, क्या कहलाता है, सीमेंटम कहलाता है। जो दांत की ऊपरी परत होती है इनेमल कहलाती है, बीच वाली डेंटाइन कहलाती है, फिर नीचे वाली रूट कहलाती है। फिर दांत का जो कि ट्रीटमेंट के लिए आरसीटी करा जाता है। जब दांत के लिए तुम ट्रीटमेंट के लिए जाओगे ना, दांत के ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या करेगा, आरसीटी करेगा। आरसीटी करेगा ना, जिसको बोलते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट। आरसीटी कभी कभी फुल फार्म पूछ देगा, आरसीटी का फुल फार्म क्या होता है, तो हम याद करें, आर से रूट हो गया, सी से कैनल हो गया, टी से ट्रीटमेंट हो गया। तो दांत के रूट कैनल ट्रीटमेंट, तो दांत के ट्रीटमेंट के लिए आरसीटी कराया जाता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है। नकली दांत बना होता है जिंक ऑक्साइड का, अब इसको भी याद रखना। नकली दांत किसका बना होता है, जिंक ऑक्साइड का बना होता है। तो बस आइए एक बार इसको अपने मन से रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं।
देखो, सीमेंटम क्या होता है? दांत को मसूड़ों से जोड़ता है। दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, बीच वाली भाग को डेंटाइल कहते हैं, नीचे वाला रूट कहलाता है। दांत के ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? आरसीटी कहते हैं। रूट कैनल ट्रीटमेंट कहलाते हैं। नकली दांत बना होता है जिंक ऑक्साइड का बना होता है। बस यहीं पे गाइस एक क्लास ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक क्लास और होगी और उसके बाद फिर यहाँ से फिर आगे जीभ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये सलाइवा के बारे में, जीभ के बारे में पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।